और बड़ी खबर इस वक्त की, जिस चीज की उम्मीद थी, जिस चीज के कयास लगाए जा रहे थे, हुआ वही। कांग्रेस ने अनिल शर्मा को दिया टिकट। कांग्रेस ने खेला सहानुभूति कार्ड। भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं अनिल शर्मा, तो कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि अनिल शर्मा को टिकट देगी कांग्रेस, सहानुभूति कार्ड खेलेगी और सहानुभूति के वोट बटोरेगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है नहीं, सहानुभूति जैसी कोई बात नहीं है, अनिल शर्मा डिजर्व करते हैं इस टिकट के लिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में हवाएं उड़ रही थी और राजनीतिक गलियारों में हवाओं के साथ सुगबुगाहट भी उड़ रही थी। सबकी जबान पर था अनिल शर्मा का नाम, कह दिया गया था टिकट तो कांग्रेस अनिल शर्मा को ही देगी, और हुआ भी आज वही। अनिल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, टिकट दे दिया। लखवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। लखवीर, अनिल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार। जी बिल्कुल सुमित, सबसे बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान की राजनीति से और सरदार शहर उपचुनाव से बड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अनिल शर्मा, जो कि दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं, उनको टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति कार्ड खेला है और अनिल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपने पत्ते खोल दिए थे और अशोक पींचा, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं और पिछला चुनाव भंवरलाल शर्मा से तकरीबन 16,000 वोटों से हारे थे, उन्हें ही टिकट थोपी है। इसको इस प्रकार से समझना होगा सुमित कि राजस्थान में अभी इस कार्यकाल के दौरान जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सहानुभूति फैक्टर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दरियावद में अपने जो कह सकते हैं कि सहानुभूति कार्ड नहीं खेला था और दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट नहीं दिया था। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, तीसरे स्थान पर वहां रहे। जबकि दोनों ही पार्टियों ने जहां जहां भी दिवंगत विधायक रहे उनके परिजनों को टिकट दी, तो अप्रत्याशित जीत वहां पर उन पार्टियों को मिली है और तमाम नेताओं, जो जनता है, उन्होंने उनका स्वागत भी किया, सहानुभूति लहर में ही अपना मतदान किया। यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनिल शर्मा को टिकट दी है, जिनके चुनावी मैदान में उतरने से अब ये मुकाबला रोचक हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी आ गए हैं, लेकिन अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पहली बार हुआ है कि जाट समाज भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है और नाराज है, क्योंकि जाट समाज का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें टिकट देनी चाहिए थी। शिवचरण साहू, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, विधि प्रकोष्ठ में एक पार्टी और है जिसे प्रत्याशी मैदान में उतारना है, हो सकता है जाट समाज की नाराजगी दूर कर दे वो। बिल्कुल, जाट समाज की राजनीति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करते हैं, हनुमान बेनीवाल जाट समाज के बड़े नेता हैं। ऐसे में शिवचरण साहू नाराज हैं। शिवचरण साहू टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पूरा जाट समाज अब आक्रोशित है, नाराज है। एकजुट लामबंद अगर होता है, और स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पैनी निगाहें हैं इस सीट पर, अगर टिकट थमाई जाती है किसी भी प्रत्याशी को, अगर कोई भी प्रत्याशी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टिकट देती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ती है, तो स्वाभाविक है कि चुनाव त्रिकोणीय होगा, चुनाव काफी रोचक होगा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सियासी वैतरणी में अपना परचम ले रहा है। हालांकि सहानुभूति कार्ड कांग्रेस ने खेला है, तो कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, क्योंकि ये सीट पहले दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा की थी। काफी लंबे समय से वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमाया है उनको 4 बार हारा भी है, भंवरलाल शर्मा नहीं। हालांकि वर्ष 2008 से 13 के चुनाव में जरूर अशोक पीछा चुनाव जीते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि 2013 में जब प्रचंड मोदी लहर पूरे देश भर में चल रही थी, उस चुनाव में भी तकरीबन 18,000 के बड़े मार्जिन से अशोक पींचा को भंवरलाल शर्मा ने चुनाव हराया था। तो इस मद्देनजर ऐसे देखा जाए कि आखिरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो शिवचरण साहू हो या फिर कोई दलित तबके से आने वाला प्रत्याशी हो, अगर चुनावी मैदान में उतारती है तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि अब तक की दौड़ में अनिल शर्मा कहीं ना कहीं अब मजबूती से देखने मिलेंगे। जी, कांग्रेस ने ये सहानुभूति कार्ड कहने से कांग्रेस ने ये टिकट इसलिए भी दिया, लखवीर, भंवरलाल शर्मा अशोक पिंचा को हरा चुके हैं और अब अनिल शर्मा के अंदर अक्स लोग देखेंगे भंवरलाल शर्मा का, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अनिल शर्मा अभी राजनीति में सक्रिय भी हैं। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा फिलहाल प्राप्त है, वो चेयरमैन है ईडब्ल्यूएस बोर्ड के, और भंवरलाल शर्मा की राजनीति के पद चिन्हों। चलिए सीधा ले चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। निर्माण आपके कंधों पर आएगा।
अभी जो आप जैसे संस्कारवान बनेंगे, यहाँ की संस्कृति, राजस्थान की यहाँ की परंपराएं महान है, अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे छात्र जीवन में, तो मैं समझता हूँ कि आपकी पूंजी बन जाएगी जिंदगी की मानव संसाधन के रूप में। वो प्रदेश के काम आएगा, देश के काम आएगा। और हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं किस प्रकार से नई पीढ़ी को हम लोग अवसर देना सरकार का काम भी होता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं आज से पहली बार जब सीएम बना 98 के अंदर, उसके पहले ये माहौल नहीं था राजस्थान में शिक्षा के लिए। अभी राजेंद्र यादव साहब बता रहे थे आपको, कॉलेज का जाल बिछा दिया। 2011 कॉलेज खोले तो 91 कॉलेज गर्ल्स की खोली। अनाउंस कर देखा मैंने कि जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ेगी कहीं पे भी कस्बे में, स्कूल में, किसी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ऐसे फैसले कहीं नहीं होते हैं। आज लड़कियों की आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि लड़के ज़्यादा बैठे हुए हैं, लड़के कम हैं, पर जो संख्या के हिसाब से आज कॉलेजेस के अंदर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई राजस्थान में, लड़कों से भी हो गई। तो आप सोच सकते हो कि हमारी दिशा बिल्कुल ठीक चल रही है। ये पुरुष प्रधान देश है जिसमें लड़कियों की, महिलाओं का शिक्षित होना, सत्ता में भागीदारी होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए 73-74 अमेंडमेंट किए थे राजीव गांधी ने संविधान के अंदर। उसके बाद में आज मेयर, प्रमुख, प्रधान, सरपंच सब बनने लगे महिलाएं भी। तो हमारी सोच जो है वो आपके लिए है। उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। 98 के पहले हमारे सब बच्चे जो है छात्र मजबूरी में जाते थे, वे महाराष्ट्र के अंदर जाते थे, पूना में जाते थे, कर्नाटक में जाते थे, बेंगलोर पता नहीं कहाँ जाते थे, बड़ी तकलीफ आती थी। और आज 98 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने निर्णय किया कि हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे राजस्थान के अंदर। उस वक्त मैं पहली बार सीएम था तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर। आज करीब 79 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर खुल चुके हैं, सभी क्षेत्रों में, कृषि में भी, मेडिकल के अंदर भी, सभी क्षेत्रों में। तो उसके बाद में नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब खुलने लगे उसके बाद में। अब हमारे इच्छे जो के लोग जाते होंगे, मैं नहीं कह सकता बाहर, बाकी उन्हें सबको सुविधा नहीं मिलती है। और उसी रूप में हम लोगों ने प्रोत्साहन देने के लिए कमी रखी है। जो भी यादव साहब बता रहे थे आपको, कोचिंग के लिए तो जयपुर में तो अलग एक हब बन गया है, सब कोचिंग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। पर 15-20 हजार जो टैलेंटेड छात्र हैं उनकी कोचिंग का खर्चा सरकार देगी, ये हमने फैसला किया हुआ है। तो पैसा कहाँ से आया है? आप मिडिल क्लास के व्यक्ति होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। आज महंगाई का वही जमाना है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, चुनौती है मुल्क के सामने। राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे हैं उसके लिए, सरकार में दबाव पड़े तो महंगाई कम हो। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र विपक्ष क्या कर सकता है? ये तो कर सकता है, ध्यान आकर्षित करने के धरने दो, प्रदर्शन करो, यात्राएं करो, और वो काम कर रहे हैं। देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत से रहे, आपस में रहे, आपस झगड़े नहीं हो, ये थी में। तो जो मैंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, उसका परिणाम है आज राजस्थान में माहौल बन गया है शिक्षा का, जो पहले नहीं था। आज IIT, ये जो आज़ादी के बाद में जो बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनी थी देश के अंदर, एम्स भी उसमें है, IIT भी है, ICAR भी है कृषि के लिए, बाबा एटॉमिक एनर्जी का संस्थान है। ऐसी संस्थान बन गए उस वक्त में आज़ादी मिलती। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने, दूरदृष्टि रखी उन्होंने, उसका फायदा देश को मिल रहा है, आत्मनिर्भर है हम लोग। तो वो तमाम संस्थाएं आप कल्पना कीजिए बनी, आज देश को उसका लाभ मिल रहा है। राजस्थान में भी पहले एक भी संस्थान नहीं थी ऐसी प्रीमियर संस्थान। आज आप देखिए IIT
यहाँ पर IIM उदयपुर के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर, IIT कोटा के अंदर, MNIT यही जयपुर के अंदर, और साथ में निफ्ट एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित संस्थान है डिजाइनिंग की, वो है। लॉ यूनिवर्सिटी खुल रही है, पत्रकारिता की अभी बताया आपको यूनिवर्सिटी खुल गई, कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खुल गई जो आज़ादी के बाद में पहली यूनिवर्सिटी खुली है जोधपुर के अंदर, जब मैं पहली बार CM बना। आदिवासियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी खुल गई गोविंद गुरु के नाम से। तो कहने का मतलब ये कि जो सरकार की जो सोच है वो सोच वही है जो युवा पीढ़ी होनी चाहिए, और उनके जो सपने हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट राजस्थान का मीट किया मैंने 11 लाख करोड़ के उसमें MOU हुई, 10 लाख रोजगार की उसमें सोच रखी गई है। कितने आएंगे वो अलग बात है, सब नहीं आते हैं, आगे भी आया तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे इवेंट पूरे देश में होते हैं, राज्यों में 30-40% लगाते हैं, हम चाहेंगे 50% तक तो आए कम से कम। तो रोजगार मेरे नौजवानों को, और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो भी हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य में आपको मालूम है हमारी योजना जो है फ्री इलाज की 10 लाख का बीमा कर दिया। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुल्कों में कहीं नहीं सुनोगे आप। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री, चाहे बोन मैरो हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, या कोई भी हो। आप जानते हो कि परिवार में जब मुसीबत आती है वो परिवार जानता है क्या बीतती है। उनके खुद के लोग छोड़े चले जाते हैं मरीज को अस्पताल में, भाई पैसा कहाँ लाएंगे 15-20 लाख रुपए। हमने जो ये प्रयोग किया है, ये प्रयोग नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है राजस्थानी जनता के साथ में। 10 लाख का बीमा, उसमें से 4 लाख खर्च भी हो जाए, 6 लाख ही बचे रहे हैं, और प्रॉब्लम आ गई घर पे, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट की अलग 10-12 लाख रुपये लगते हैं। तो हमने कहा है कि 6 लाख बचे रहेंगे फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए, और 10 लाख हो या 12 लाख या 15 लाख हो, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा पूरा सरकार देगी। ऐसी कल्पना हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। और साथ में 5 लाख का बीमा कर दिया ऑक्सीजन का भी, उसी योजना के अंदर। कोई आदमी बीमार कर रहा है, नहीं डूब के मर रहा है पानी में, ऊपर से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, उस परिवार को पहले तो फिरना पड़ता था 1 लाख 2 लाख के लिए, अब उसको 5 लाख रुपये घर पहुंच जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। इतनी चीजें हमारी योजना है। मैं आपसे आह्वान करूंगा आप भी उनको पढ़ें। जिंदगी में कुछ कमिटमेंट रखना चाहिए सोसाइटी के साथ में, वो आपके लिए बहुत काम आते हैं जिंदगी में। राजनीति में कोई आता है मान लो, सोम नदी में कहां से आया 2 क्विंटल जिलेटिन? क्या G20 शेरपा आतंकियों के निशाने पर था? क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश? उदयपुर में कहां से आया डेटोनेटर? रेलवे पुल पर बारूदी साजिश किसकी? रेलवे ट्रैक उड़ाने का नापाक प्लान किसका? क्या ट्रैक पर ब्लास्ट आतंकी साजिश का हिस्सा? न्यूज 18 राजस्थान पर होगा बहुत बड़ा खुलासा।
रेलवे ट्रैक ब्लास्ट। क्या ब्लास्ट आतंकी साजिश का हिस्सा था? क्या ये नक्सली हमला था? क्या ये पीएफआई की बदले की कार्रवाई थी या फिर ये किसी और की शरारत थी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज न्यूज 18 राजस्थान पर हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट को डिकोड करने वाले हैं। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान पर होगा उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट डिकोडेड। जी हां, सवाल यही है कि उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे आखिर है कौन? क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियों की जांच जहां तक पहुंची है उससे इतना तो साफ हो ही गया है कि उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे किसी की साजिश है। पर यह साजिश है किसकी? जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन? कट्टरपंथी पीएफआई या कोई और? सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन है। जांच एजेंसियां तेजी से घटना की तह तक जाने में जुटी हैं, तार से तार जोड़ रही हैं, सुराग का पता लगा रही हैं। लेकिन इसी बीच उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर आसपुर में जिलेटिन से भरे 7 कट्टे मिलने से इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इतनी भारी मात्रा में जिलेटिन मिलने के बाद हड़कंप मचा है। एक दो नहीं, पूरे 186 किलोग्राम जिलेटिन। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को उदयपुर के पास पुल पर हुए ब्लास्ट से जोड़कर देख रही है। तो फिर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन? रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे कौन? संभावना नंबर 1, G20 शेरपा से पहले आतंकियों की साजिश हो सकती है। संभावना नंबर 2, पीएफआई पर बैन के बाद पीएफआई का बदले का नापाक प्लान हो सकता है। संभावना नंबर 3, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में सक्रिय किसी दूसरे आतंकी संगठन के स्लीपर सेल का हो कारनामा। संभावना नंबर 4, भील प्रदेश की भी मांग को लेकर उग्रपंथी युवाओं ने तो नहीं अंजाम दिया। केस वर्कआउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं उन पर भी स्पॉट पे विचार विमर्श किया है। अभी कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं तो उन प्रश्नों पे आपस में जब सामूहिक चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन ये विश्वास है कि ये केस वर्कआउट होगा। सर, अभी जिस तरीके का ब्लास्ट, पावर ब्लास्ट था, ये क्या इंटेंशन उनकी पूरी यही थी कि वो ट्रेन को टारगेट कर रहे थे या पैसेंजर्स को टारगेट कर रहे थे? ये तो लगभग स्पष्ट है सभी को कि जिस हिसाब से ये एक्टिविटी की गई है तो डिस्ट्रप्शन की एक्टिविटी है, सबोटाज की एक्टिविटी है और किसी भी तरह से इसमें कोई मेरे ख्याल से संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। जांच में ये सामने आया है कि रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए सुपर पावर 90 कैटेगरी के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।
सुपर पावर 90 पैकेज्ड इमल्शन विस्फोटक है, जो एक मजबूत, हाई स्ट्रेंथ और खतरनाक डेटोनेटर माना जाता है। विस्फोटक के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच टीमें भी विस्फोटक की एनालिसिस कर रही हैं। इधर राजस्थान पुलिस ने एफआईआर में भी आतंकी साजिश रचे जाने से जुड़ी धाराएं दर्ज की हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ब्लास्ट आतंकी साजिश का हिस्सा था? क्या ये नक्सली हमला था? क्या ये पीएफआई की बदले की कार्रवाई थी, या फिर ये किसी और की शरारत थी? फिलहाल जांच जारी है और भरोसा है कि जल्द ही ये सामने आ जाएगा कि उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के पीछे आखिर है कौन। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और डूंगरपुर से जयेश पवार हमारे साथ जुड़े हैं। मामले में लिखा गया है, मामला जो दर्ज किया गया है कपिल, आतंकी साजिश का जिक्र हुआ है, जो मामला दर्ज हुआ है। क्या इस बात को लेकर पुख्ता सबूत यानी मान लिया जाए, पुख्ता सबूत मिल गए और इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता? देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी है मौके पर, जो सारी एजेंसीज आप देखिए कि एनएसजी, एनआईए, एटीएस, आईबी तक के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से साक्ष्य इकट्ठे किए, मौके की स्थिति को देखकर समझने की कोशिश की है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि एफआईआर जो रेलवे अधिकारियों द्वारा जावरमंज थाने में दर्ज कराई गई, उसमें भी ये स्पष्ट अंदेशा जताया गया कि आतंक फैलाने की दृष्टि से, बड़ी जनहानि करने की दृष्टि से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया और यही वजह है कि आतंक से जुड़ी हुई धाराएं भी इस एफआईआर में दर्ज की गई। इसके अलावा महत्वपूर्ण आप देखिए, मंगलवार को एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने भी मौके पर जब स्थिति देखी, और दूसरा इंटेलिजेंस के एडीजी भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जो स्थिति देखी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो मंसूबे थे ये सिर्फ ट्रैक ब्लास्ट करने के नहीं थे, बल्कि ट्रेन को उड़ाने की भी साजिश हो सकती थी, पैसेंजर को हानि पहुंचाने की भी साजिश हो सकती थी। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक आतंक की तरह की ये घटना जो है वो हो सकती है। तो सभी जिस तरह का बारूद इस्तेमाल किया गया वो अक्सर आपकी बात हुई होगी, किस तरह के काम में लिया जाता है वो बारूद? बिल्कुल सुमित, देखिए सुपर 90 डेटोनेटर इस्तेमाल करने की बात सामने आई है और वो बेहद गंभीर प्रवृत्ति का बारूद है। ये माइंस का इलाका है, बड़ी बड़ी यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां हैं। माइंस में खुदाई करने के लिए इन पहाड़ियों की चट्टानों को तोड़ने के लिए उस बारूद को काम में लिया जाता है। और आप एक चीज, इसकी गंभीरता इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब ट्रैक पर शनिवार रात को तकरीबन 7:45 पर जब ओड़ा पुलिया पर यह ब्लास्ट हुआ था, 1 किलोमीटर से दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और करीबन 200 मीटर से ज्यादा का जो एरिया था उसके आसपास में जो घर थे वहां पर बर्तन तक हिलने लगे थे। तेज तीव्रता का भूकंप आया हो, इस तरह का एहसास वहां पर हुआ था। तो इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी और यदि इस दौरान ट्रेन इस पुल के ऊपर से होकर गुजर रही होती तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। और शायद जिन लोगों ने इस ब्लास्ट से ठीक पहले ट्रेन गुजरी थी कपिल, भी यही रहे होंगे, चाहते जिन्होंने ये ब्लास्ट किया वो चाहते तो कुछ देर पहले भी इस ब्लास्ट को अंजाम दे सकते थे। क्या किसी तरह की धमकी, किसी तरह की चेतावनी देना चाहते हैं ये लोग? हाँ बिल्कुल, देखिए इसको दो तरह से समझा जा सकता है। ब्लास्ट से कुछ समय पहले इसी उदयपुर से जो ट्रेन रवाना हुई थी असारवा के लिए, वो इस ब्लास्ट से कुछ समय पहले ही ओड़ा पुलिया से होकर गुजरी थी। तो या तो इसको ये समझा जा सकता है कि जिन लोगों ने ये ब्लास्ट किया है वो नौसिखिए टाइप के लोग हैं, वो घटना को अंजाम तो देना चाहते थे लेकिन उनका कोई प्लान पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरा, चेतावनी का लहजा भी हो सकता है कि उनकी ये मंशा थी कि वो एक भय का वातावरण बनाए, खौफ का वातावरण बनाए, क्योंकि उदयपुर में कुछ समय बाद में 5 से 7 दिसंबर के बीच में G20 की शेरपा बैठक होनी है। इंटरनेशनल स्तर पर वैश्विक मुद्दों को लेकर उदयपुर में चर्चा यहां पर शुरू होगी। तो एक बहुत बड़ा इवेंट उदयपुर में दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला है, जिसमें भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा और उसकी पहली बैठक उदयपुर में आयोजित होगी। तो ये भी एक बड़ा मसला हो सकता है कि एक डर का वातावरण यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई हो। जी ठीक है, डूंगरपुर लिए चलते हैं। जयेश पवार हमारे साथ जुड़े हैं। डूंगरपुर में जिलेटिन की छड़ें मिली हैं,
जयेश, अब ये और ऐसा नहीं है कि 2-4 जिलेटिन की छड़ें मिली हों, कट्टों में मिली हैं, बड़ी मात्रा में मिली हैं। अब ये किस और इशारा कर रहा है? क्या इसको और उदयपुर वाले मामले को जोड़कर देखा जा सकता है? जिले में देखिए सुमित, उदयपुर जिले में जो रेल पुल ब्लास्ट की जो घटना हुई है और उसके महज 4 दिन बाद यानी कि आज डूंगरपुर और उदयपुर जिले की जो सीमा है कल्याणा पुल, इस वक्त हम ठीक ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। कल्याणा पुल जहां पर कल यहां पर 150 किलो से ज्यादा जो है एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था और इसके बाद में आसपुर पुलिस थाना पुलिस ने इसको जब्त किया था। जो जिस प्रकार का एक्सप्लोजिव उदयपुर में, जैसा कि हमारे साथी कपिल ने बताया कि इस्तेमाल किया गया था, उसी प्रकार का एक्सप्लोजिव आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे कल पुलिस यहां से जो एक्सप्लोजिव बरामद करके ले गई है तो पानी में भीगने के कारण कुछ जो इसके कार्टन है, पैकेट के कार्टन है, वो यहाँ पर छूट गए हैं। और हम आपको हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये राजगेल 19 नाम का हाई पावर एक्सप्लोजिव जो है यहाँ पर बरामद हुआ है बड़ी मात्रा में। और जो उदयपुर में जो ब्लास्ट में जो बारूद इस्तेमाल किया गया था वो भी इसी तरीके का है। जो बरामदगी यहाँ से हुई है, पुलिस ने जो यहाँ से एक्सप्लोजिव बरामद किया है, हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि कुछ जो सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कुछ जो है वो बारूद यहाँ पर अभी भी छूट गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे हाथ में ये एक भीगी हुई जो कि खराब हो चुकी है जिलेटिन की छड़ है, टूटी हुई है। संभावना से इनकार किया जा सकता है कि पुल के नीचे ये जो बड़ी मात्रा में बारूद मिला है पानी में डूबा हुआ जो खराब हो चुका है, क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि अभी और भी बारूद बाजार में घूम रहा हो? जी बिल्कुल, ये जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है ये माइनिंग के काम आता है खास तौर पर, और डूंगरपुर जिले और इसे जो आसपुर जहां पर ये एरिया है इसके आसपास बड़े पैमाने पर माइनिंग होती है। ऐसे में जो ये जो बारूद मिलना है या एक्सप्लोजिव मिलना है यहाँ पर आम बात है, और भी बारूद हो सकता है। एक खास चीज जो नई निकल करके आई है, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एक्सप्लोजिव यहाँ पर बरामद हुआ है वो मार्च में मैन्युफैक्चरिंग था और जानकारों का कहना है कि ये जो बारूद है वो 3 महीने में एक्सपायर हो जाता है। ऐसे में एक संभावना ये बनती है कि एक्सपायर होने के बाद में किसी ने इसको नष्ट करने के लिए यहाँ डाला हो। लेकिन जैसा कि उदयपुर की जो घटना हुई उसमें पुलिस और विभिन्न तस्वीरें दिखाई देती हैं कि एक्सपायर होने के बाद बारूद ऐसे मिल जाता हो। माइनिंग का इलाका है वो। ये ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि ये पहली बार ऐसी घटना है कि बड़ी मात्रा में बारूद जो है वो ऐसी किसी सार्वजनिक स्थान पर मिला है। एक्सपायर किया हुआ बारूद भी इससे पहले कभी डूंगरपुर जिले में बरामद नहीं हुआ है। जहां तक बड़ी जांच एजेंसियों की बात है, जो जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में ठीक, शुक्रिया जयेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ग्राउंड जीरो से जयेश पवार जुड़े हुए थे हमारे साथ, कपिल उदयपुर से जुड़े हुए थे। तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या इस ब्लास्ट के पीछे की मंशा हो सकती है और किस उद्देश्य से ब्लास्ट किया गया होगा, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। निष्कर्ष पर पहुंचना बाकी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।